चलो थंबनेल वगैरह तो सही लग गई है। आएंगे कब तक ये लोग भैया? अरे टाइम हो गया, चर्चा करें आज की। फोटो वोटो तो सब सही है। हाय महंगाई ऐसी कुछ बात है आई। लेट तो नहीं हुए? हाँ हो गए आ गए आ लेट, गए मैं कब से वेट कर रहा हूँ भाई। आ कहाँ गए गए? ज्यादा क्या? टाइम तो नहीं हुआ ना सर, अभी कहाँ बस। कहाँ? अरे और टमाटर टमाटर ले रहे थे, जरा थोड़ा सा सस्ते मिल रहे टमाटर हैं। ले यार रहे दो थे? रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और क्या, और इतनी लाइन लाइन लगी लगी पड़ी पड़ी है। है तो बताओ सर, नंबर आने में तो टाइम लगेगा ना। तो फिर मैं भी होके आऊंगे। हाँ सर, बिल्कुल आप जाइएगा, लेकिन इस भर शो भर के के बाद। टमाटर ले रहे हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा सर, आप लोग जो ना सस्ते टमाटरों की बात कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में जो ना एक क्वेश्चन तुरंत से आ गया। अब आप लोग मिलके इसका जवाब भी दो कि हम लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हर चीज़ जो है वो हाय महंगाई बड़ी परेशान, हम तो बहुत परेशान हैं। आज जब टमाटर इतने सस्ते हो रहे हैं और सारा मुझे लग रहा है सारे फूड प्रोडक्ट्स जो है उनके बिल्कुल दाम बिल्कुल, कम हो दाम रहे गिर हैं, रहे हैं। लेकिन इतने दाम कम होने के बावजूद भी सरकार और जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है सर अच्छी चीज़? सर देखिए, अगर अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें सस्ता होना जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो नुकसानदेह है। लेकिन भाई अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन ये अगर और भी ज़्यादा कम होने लगा है तो ये तो सर डिफ्लेशन में बदल जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन का निगेटिव सिचुएशन आ जाएगी। और अगर सर यही स्थिति बरकरार बनी रही तो ऑब्वियस है देश में प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। प्रोडक्शन की जो हमारे बिजनेसमैन है वो कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं आ पाएगा, है ना। हमारे आपने देखा होगा अभी, जैसे हमने बोला ये बात, तो अभी जैसे विशाल सर ने मुझे बताया थोड़ी देर पहले इस आर्टिकल से डिस्कस करने से पहले कि सर किसान लोग अपने जो टमाटर वगैरह प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिकने ना पा रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं। हाँ, ये ये हालत हो आर्टिकल गई। में आया था। अच्छा, ये आर्टिकल में आर्टिकल लिखा में है। लिखा था कि अपने गाय भैंस को खिलाना पड़ रहा है टमाटर। बताइए, इतने वर्स्ट कंडीशन हो गई है, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो अच्छा है लेकिन दाम इतने कम हो गए हैं, उसके क्या ही करा जाए। तो फ्रेंड्स आज आप लोग समझ गए होंगे कि विशाल सर आज क्या आपके लिए खास लेके आए और उनके साथ हम लोग मिलकर किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले। तो सर ओवर टू यू। बच्चों के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सस्ता होना क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ऑल राइट, तो जो खास मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो है टमाटर की चटनी। नहीं सॉरी, वो तो टमाटर घर पे बनेंगे। आई मीन आज का आर्टिकल जो रहने वाले हैं, दो आर्टिकल आए थे इकोनॉमिक्स के इस वीक में, जिसमें एक में तो ये आया था कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। आपने हेडिंग अगर ध्यान हो, मैं आपको हेडिंग याद दिला देता हूँ। आर्टिकल की हेडिंग थी कुछ इस तरीके से, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। ये एक आर्टिकल था जो हमने पढ़ा था, ये वाला आपको याद होगा। गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, मतलब अच्छी न्यूज है इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बट बुरी न्यूज भी है। अब इन्फ्लेशन कम होना बुरी न्यूज कैसे है, ये हमने डिकोड करना है इस आर्टिकल में इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आम आदमी तो चाहेगा कि भाई 2 रुपए किलो ही मिलते रहे, लेकिन इकोनॉमी की वॉट लग जाएगी। इसलिए हम और आप इसको सुकेश सर के साथ डिकोड करेंगे और इसमें काफ़ी सारे करंट के क्वेश्चंस भी आपके लिए निकलेंगे, जो आपको यादविन सर डिकोड करके बताएंगे। तो पहले सर इसी आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो आई वेलकम बोथ ऑफ माय गेस्ट, यादविन सर द करंट अफेयर एक्सपर्ट एंड करंट अफेयर बोला है मैंने, कोई और सा अफेयर नहीं है, एंड सुकेश सर द बैंकिंग अवेयरनेस और द बैंकिंग क्या बोलते हैं सर इसको बैंकिंग में हमारे, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, एंड आई माई सेल्फ डिकोड द इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर यू गाइस। तो सर स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से। ये इसके वर्ड्स थे और यहाँ से ये आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है सर। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसमें कुछ पॉइंट आउट करें। सर पहला पॉइंट जो है यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इंडिया में जो भी मार्च का इन्फ्लेशन है वो पिछले 6 साल में सबसे कम रहा, सबसे कम इन्फ्लेशन गया है, आप ये देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि इट ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कट इट बैंक्स लेंडिंग रेट फर्दर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ पॉलिसीज कमेटी मीटिंग्स। मतलब ये कि यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो हमें ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना जो रेट है, रेपो रेट वगैरह है, वो कट करेगा, है ना, कट करेगा सर। अब लेकिन यहाँ इस पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पूछना चाहूंगा, ये रेपो रेट बार बार चेंज हो रहा है, बिल्कुल। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा वाला रेपो रेट वो पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास सामने तो मान लो 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि बार बार चेंज हो रहा है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा कि भाई वो रेपो रेट पूछेगा या कुछ कैसे पूछेगा? सर दोनों चीजें आ रही हैं, करंट अफेयर भी आ रहा है सर का, बैंकिंग भी आ रहा है। अगर दोनों चीजों में बात करें तो देखियो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर जो है इस चीज को करेक्ट करते जाएंगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो हर 2 महीने में आती है, क्लियर है।
हाँ, तो मतलब ये कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें कि आरबीआई रेट कट करता है या रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो ये पहला कब आता है? तो ये अप्रैल में, जब, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर जब हमारा शुरू होता है तो अप्रैल में पहली मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आता है, फिर उसके बाद जो है मई छोड़ के जून में आएगा, फिर जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा, तो ऐसे करके जो है हर 2 महीने में 6 रिव्यूज जो है टोटल आते हैं। मतलब लास्ट जो आएगा वो आपका फेब 2026 में आएगा। ओके, क्लियर है? तो अब जब करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई का जो रेपो रेट है उस पर इंस्टेंस क्या था उसका। तो ज्यादातर मेरे ख्याल से या तो शुरू वाला या लास्ट वाला पूछता होगा, या कुछ किसी महीने में मेजर कुछ हुआ होगा। बेसिकली यहाँ पर वो पूछ लेता है कि भैया अब जब अप्रैल में आया तो ये फर्स्ट रिव्यू था, है ना, जब ये जून में आएगा तो ये सेकंड रिव्यू हो जाएगा, तो पूछ जाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया था उसमें जो है वो रेपो रेट क्या रखा गया। नहीं तो लेकिन पूछता तो कुछ उसी मंथ से रिलेटेड होगा ना जिसमें कुछ मेजर हुआ होगा। आई मीन रेपो रेट पूछ रहा है तो मतलब मैं जहां तक लॉजिक लगा पा रहा यहाँ पर आप कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे अभी फैब में जब आया था तो फैब में ये सर कितने महीनों बाद, मेरे साथ 18 मंथ्स के बाद ये रेपो रेट चेंज हुआ, तो फैब का इंपॉर्टेंट हो तो गया। फैब का इंपॉर्टेंट हो गया, कब हो गया? अच्छा, अब ये हो गया कि भाई इस वाले मंथ में भी, अप्रैल में भी ये चेंज हो गया, तो वो बोलेगा कि ये कौन सा है, तो ये दूसरी बार लगातार चेंज हुआ है। राइट। तो मैं स्टूडेंट को यही समझाना चाह रहा हूं कि आप साइकोलॉजी समझो कि जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है करंट अफेयर का, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर करंट अफेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, रोज इतना न्यूज आ रहा है, और ये मैं भी बहुत हद तक एग्री करता हूं, मैं कई बार आपसे डिस्कस भी करता हूं, तो आप मुझे इस तरीके से क्लियर करते हो कि सर वो कुछ ना कुछ मेजर हुआ होता है जहां से जो न्यूज में आया होता है तब वो वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप लोगों को सीखना है बच्चा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सर की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आपको वही इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स की पढ़ाते हैं जिसका कोई ना कोई मेजर रिलेशन उस मंथ में बन रहा होता है या कोई न्यूज में वो हॉट टॉपिक्स होता है। देखने वाली बात ये है कि भाई ये जो भी ये सेशन लोग बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि यहाँ आरबीआई ये देख रहा है कि महंगाई कम हो रही है ना, वहां पर आरबीआई ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि महंगाई कम हो रही है, इसका मतलब ये कि लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, है ना, खरीदारी भाई डिमांड कम है, मार्केट कम हो रही है ना, डिमांड कम है मार्केट में, उसकी वजह से महंगाई कम हो रही है, लोगों के पास पैसा कम है, इसका मतलब ये कि मार्केट में पैसा बढ़ाना जरूरी है। अब पैसा कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि पैसा आसानी से जो है लोगों को मिलना चाहिए। आसानी से कैसे मिलेगा कि भाई इंटरेस्ट कम हो, इंटरेस्ट का लोन कैसे सस्ते होंगे, जब आरबीआई बैंकों को सस्ता देगा। आरबीआई बैंकों को सस्ता कैसे देगा, उन्होंने कहा रेपो रेट कम कर। तो यहाँ पर सीधी बात ये समझ में आई कि जब आपको मार्केट में कैश बढ़ाना है, महंगाई को जो है वो बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है ना, यहाँ पर महंगाई बढ़ानी है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर मतलब वही हो गया ना, हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। कोई चीज बहुत ऊपर जा रही है तो वो भी खराब है, और इतनी नीचे चली जाए कि 2 रुपए मिले तो वो भी खराब है। चलिए तो और आगे बढ़ लेते हैं सर हम लोग। यहाँ पे कंट्रैक्शन एक वर्ड, मैं इंग्लिश का थोड़ा सा सर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहूंगा। कंट्रैक्शन वर्ड आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा बच्चों। एक तो कंट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है, कम होना होता है कंट्रैक्शन, और जैसे यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो कंट्रैक्शन इन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के प्राइसेस में कंट्रैक्शन आ रहा है यानी कि कम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कंट्रैक्शन का एक मीनिंग लेबर पेन भी होता है, ठीक है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो डिलीवरी के लिए जाती है तो जो पेट में जो पेन होता है उसको भी कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो दिस इज वॉट वी आर डिकोडिंग इंग्लिश वोकैबुलरी की। इंग्लिश वोकैबुलरी देखिए एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाता है मीनिंग, है ना। तो हमें दोनों कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग्स पता होने चाहिए वर्ड के। तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका मतलब कम होना, सुकुड़ना किसी चीज का, और लेबर पेन, ये तीनों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऐसा है ना, लेबर पेन का इनको अभी इतना पता भी नहीं होगा, हम लोग तो मैरिड हैं तो मैंने सोचा बता दूं इन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर एक चीज मैं यहाँ पर हाँ और जो है थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। यहाँ पर सुकेश सर भी देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली जब हम बात कर रहे थे अक्टूबर 2024 की, तो फूड इन्फ्लेशन जो था वो 10.87% था। मतलब ये भी चिंताजनक बात थी। उस समय भी हम परेशान थे कि सब्जियों के दाम या फिर खाने के दाम जो है ये सब ज्यादा थे, ठीक है। अच्छा, इनका 8% पे आ जाना, 6% पे आना एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब मार्च में स्थिति ये हो गई कि यही फूड इन्फ्लेशन जो है वो 2.69% हो गया। सुके सर यही आपसे जानना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो 2.69% जो इन्फ्लेशन है, खाना जो है, सब्जियां जो है, फूड है, ये सब सस्ता हो रहा है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है। अभी हम बोल रहे थे कि यहाँ पर ये 11% था, लगभग 10.87% था। तो ये 6 महीने के अंदर ही, 4 महीने के अंदर ही
इतना सब कुछ जो है ये बदल रहा है, हम खुश क्यों नहीं है? सर देखिए वही चीज़ है कि जैसे कि इन्फ्लेशन को लेके बात करें, जब इतना महंगा था, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिंस नवंबर 2013, मतलब जब से हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फूड प्राइजेस हैं हमारे वो काफ़ी कॉस्टली हो गए थे, मतलब है ये ना? कि ये 10.87 इतना हाई था कि मतलब 2013 के हाँ बाद इतना सर, कभी बढ़ा ही इतना नहीं। कभी बड़ा ही नहीं था, मतलब ये तो देखा जाए तो यानी कि आप ऐसे कह दीजिए जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है, सब्जी वगैरह का दाम ये बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। इस हिसाब से तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल 2.69 हो बिल्कुल। गया। लेकिन सर अगर जब जैसे जैसे ये कम होना शुरू हुआ, लेकिन भाई ये बताओ देखिए ना, अब ये कम हुआ अच्छी बात है, हमारे लिए आपके लिए कम हुआ, लेकिन एज ए फार्मर्स के हिसाब से देखा जाए तो भाई, व्यापारियों के हिसाब हाँ से देखा व्यापारियों जाए के हिसाब से देखो, किसानों के हिसाब से देखो, अब आप देखिए कि चलो वो पहले यहाँ पे कमा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, उन्हें अच्छी इनकम हो रही थी, उनकी इनकम थी ज़्यादा, लेकिन जब ये कम हुए दाम तो भाई वही चीज़, वही टमाटर, वही सब्जियां इतने सस्ते मिलने लगे कि मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन तो है अच्छा है, लेकिन पैसा आना कम होना शुरू हो गया, हम अब देखिए जैसे उनको जो है लॉस होना शुरू हो गया। दालों के दाम जो है हाँ, वो देखिए। -2.7% यहाँ पर दिखा रहा है। बिल्कुल। वेजिटेबल्स जो है -7.04% दिखा रहा है, मतलब इतने दाम कम हो गए। इतने दाम कम भाई हो गए, मैं अगर किसान के तौर पर सब्जी उगाता हूँ तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि दाम जो है वो एकदम जो है इतने कम हो जाए, ऑब्वियस लॉस हो है ना, जाएगा। कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो माइनस में दिखाए। चलिए आगे बढ़ते, ओवर टू विशाल सर। Please। आगे ये एडिटोरियल में कहता है कि ये जो कुछ अच्छी न्यूज हमारे सामने आ रही है, ये ऐसे टाइम पे आ रही है जिस टाइम पे क्या हो रहा है कि फायदा होना चाहिए हमें, है ना, इनकम बढ़नी चाहिए, जॉब्स बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है। डैम्पनिंग वर्ड पर को भी मैं डिकोड करना चाहूंगा। डैम्पनिंग का मतलब होता है थोड़ा गीला होना। लिटरल मीनिंग अगर आप डैम्पन वर्ड का देखोगे तो उसका मीनिंग होता है थोड़ा गीला होना। ज्यादा गीला होने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रेंच्ड। लेकिन हम सबको सिर्फ एक ही वर्ड पता होता है, वेट, है ना। वेट जो है वो न्यूट्रल वर्जन है, ठीक है, इधर भी गिर सकते हो उधर भी गिर सकते हो, लेकिन अगर आपको बताना है कि थोड़ा गीला है तो डैम्पन और ज्यादा गीला है तो ड्रेंच्ड। वेट सिर्फ गीले को बताता है। तो यहां पे डैम्पन वर्ड का जो यूज हो रहा है वो गीले होने में नहीं हो रहा है, कुछ भी गीला नहीं हुआ है यहां पर, ठीक है, डाइपर लगा हुआ है। डैम्पन का मतलब जो है यहां पे वो है कि कम हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है क्योंकि यूएस जो है वो टैरिफ लगाया जा रहा है, और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो बेचारे नए मार्केट ढूंढ रहे हैं सामान बेचने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक ये बैड न्यूज कह रहा है सर, है ना, कि इन्फ्लेशन कम तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीजें भी हो रही हैं साथ में। तो ये इसमें सर आप लोगों का कोई पॉइंट निकलता है क्या? इसमें पॉइंट ये निकल रहा है, एज अमेरिका हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ मर्चेंटाइज गुड्स सिंस फिस्कल 2022, ईजिंग इन्फ्लेशन कुड रेज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इंडिया स्लगिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब ये कि यहाँ पर इसका एक अच्छी चीज ये भी निकल के आती है कि इंडिया जो अमेरिका है वो बेसिकली हमारे मर्चेंटाइज गुड्स का बहुत बड़ा परचेजर रहा है, मतलब उसने इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, अब हम इंडिया में ये सब चीजें सस्ती करना कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा देगा, क्लियर है। अच्छा, अब मान लीजिए कि सिंपल सी बात है कि मैं एक बहुत अच्छा प्याज जो है क्वालिटी का खरीद के आपको सस्ता उपलब्ध करा देता हूँ। अब आपको पसंद आ गया कि नहीं यार, ये यादवेन सर ने जो ये प्याज भिजवाए थे ये बहुत अच्छे थे, तो आप वहीं से ठीक है, अब मंगाओ। अब हो सकता है कि आज ये सस्ते हैं, है ना, लेकिन अगर आपको आदत पड़ गई कि आपके घर में बर्गर बनेगा तो उसी का बनेगा, पराठे बनेंगे तो उसी से बनेंगे, तो फिर आने वाले समय में हमारा मार्केट तो अच्छा हो रहा है ना। तो वो यही कह रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज भी इसमें यहाँ पे इन्फ्लेशन इजी होने से, हाँ, महंगाई कम हो रही है, तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। मैं स्लगिश वर्ड पे सर बच्चों को कुछ बताना चाहूंगा। स्लग जो होता है बेटा वो ना स्लो मूविंग इंसेक्ट होता है एक, ठीक है, जोंक टाइप होता है, मतलब बहुत ही स्लो मूविंग इंसेक्ट होता है। तो स्लग वर्ड को अगर आप लिटरल मीनिंग में देखोगे तो उसका मीनिंग है स्लो मूविंग इंसेक्ट। इसी से एडजेक्टिव बन गया स्लगिश, जिसका मतलब है जो स्लो मूविंग है। यानी कि इस समय हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो स्लो मूविंग चल रही थी वो भी अच्छे से मूव करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने से कंजम्पशन बढ़ेगा यहां पर, ना, लोग सामान खरीदेंगे। अभी हम टमाटर खरीद के लाए ना, हमने बताया ना, अब कहा हम 1 किलो खरीदते थे, हमने 3 किलो खरीद लिए। हाँ, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि भले ही धीरे ही सही, पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा कैसा रहेगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। राइटर यहाँ पे सजेस्ट करता है कि पॉलिसी मेकर्स को फोकस करना चाहिए कि ये जो अचानक से प्राइस गिर गया है ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे फार्मर की इनकम लोअर होगी, जैसा कि सुकेश सर बता ही रहे थे। इससे रूरल कंजम्पशन पे एकदम से असर पड़ेगा, है ना, रूरल डिमांड जो है वो कम हो जाएगी सर, मतलब यही कहना चाह रहा है ये, है ना।
तो सुकेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रूरल कंजम्पशन और डिमांड और अर्बन कंजम्पशन और डिमांड में क्या कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? नहीं सर, ये तो एक नॉर्मली एज ए पॉइंट ऑफ एरिया के हिसाब से बात हो गया है ना। एक सिंपल वे में जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई है, अब शहरी क्षेत्र की बात तो हो गई, इन यहाँ पे दोनों की हमारा डिमांड अलग चलती है, अलग हाँ बिल्कुल पैरामीटर्स पे बिल्कुल चलती है। बिल्कुल अलग पैरामीटर। अब जैसे कि अगर हम देखें एज ए अर्बन एरिया में रह रहा है अगर कोई इंसान, तो उसकी भाई नीड्स अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, वो डिमांड अलग करेगा। अब रूरल एरियाज में है, अब कोई किसान ही है, फार्मर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी उसकी उसके। टमाटर रिक्वायरमेंट थी नहीं, हाँ, वो वही ज्यादा थी। हो गया तो उसका हाँ, कंजम्पशन उसके लिए तो यहाँ पर जैसे वो आपने अभी पढ़ के हम लोगों को बताया कि यहाँ पर ये बात होने वाली है कि इतना सस्ता होने की वजह से फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी। बिल्कुल, जब फार्मर्स की इनकम कम होगी तो फार्मर्स की जो अदर डिमांड हाँ, है खरीदने की, वो कम जैसे हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हो गया, मतलब ये कि भाई जैसे वो अपने उपभोग की कोई चीज करना चाह रहा तो वो है, नहीं नए खरीदेगा। कपड़े खरीदना चाह रहा है, हाँ। बाइक खरीदना चाह रहा है, ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा है, तो वो सब चीजें अब वो नहीं खरीदेगा, है ना, क्योंकि अब जो है वो रूरल कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनकी जो फार्मर की इनकम है वो भी कम हो रही है, है ना। राइट, इनकम से रिलेशन हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड 8 टन्स ऑफ टोमेटोज इन कर्नूल में बचाकर रखे थे आंध्र प्रदेश में, एज प्राइसेस इन द लोकल मार्केट प्लमेटेड टू 1 रुपी। मतलब सरकार ने टमाटर स्टोर करके रख लिए क्योंकि प्राइस 1 रुपये हो गया था, तो गवर्नमेंट ने मतलब सप्लाई रोक दी, क्योंकि ज्यादा टमाटर जाएगा तो पता लगा 1 रुपये में भी नहीं खरीद रहा कोई, फ्री में ही खरीद के ले जा रहे। हाँ, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी 80% प्राइस में फॉल हुआ। तो ये सेम चीजें हैं सर, कैटल्स को खिला रहे हैं लोग, टमाटर कैटल खा रही हैं, बताओ मजे आ रहे हैं कैटल के, गाय भैंस आपस में बात कर रही होंगी कि अरे वाह आज तो पार्टी बननी है। हाँ? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 2022 की स्टडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उसने इंडिया का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो 1.52 ट्रिलियन रखा है। और ये शुक्र है कि डॉलर नहीं है, ये रुपी में है। यहाँ पे सर एक वर्ड पर मैं फोकस करना चाहूंगा, पेग वर्ड पर। मैं फिर से आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की वर्सेलिटी को बताता हूँ। पेग माने ना चिमटी होती है, खुंटी, जिस पर हम कपड़े टांगते हैं, या आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के बाद जो ऊपर हम क्लिप लगा देते हैं उसको पेग बोलते हैं। लेकिन पेग यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है, जिसका मतलब है फिक्स कर देना, क्योंकि खुंटी से हम चीजों को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, या जिस पर आप कपड़े टांगते हैं उसको भी पेग बोलते हैं। तो हाँ सर, अब आप बेसिकली सर यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा है कि 2022 की एक स्टडी ये बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट की ठीक फैसिलिटी नहीं है, ट्रक सामान लेके निकलते हैं लेकिन टाइम पर पहुंचते नहीं है, पहुंच भी जाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज है नहीं तो सड़ जाता है। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट वाला जो हमारा वेस्ट है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है हर साल। 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्जियां और फल हम वेस्ट कर देते हैं, रेंजिंग बिटवीन 6% टू 15% ऑफ प्रोड्यूस, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप एंड रीजन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट। ये है ही नहीं है हमारे पास, मतलब ये ट्रक्स भी ऐसे नहीं है जिनमें टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता हो, तो दिक्कत है ही। राइट, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें नाबार्ड का सर्वे बताया हुआ है जो इसी चीज को बताता है कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो 13,000 था, ठीक है, एग्रीकल्चर का, और कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे बताता है केवल 10,000 रुपये था। ये मंथली इनकम बता रहे हैं आई थिंक गांव वालों की, है ना। और ये फिगर जो है बहुत कम है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना, मैक्सिको, इन सब में, ब्राजील से, हमारे यहाँ पर कम है, बताइए, ठीक है। और रूरल कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है कोविड-19 के पैंडमिक के बाद से। यहाँ पर 4,122 रुपीज़ दिए रखा है अर्बन एरिया में, जबकि ये 6,000 है। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है सर। इसमें मैं नाबार्ड के बारे में आपसे जानना चाहूंगा सुकेश सर, क्योंकि आई थिंक बैंकिंग के एक्सपीरियंस के लिए नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल और अभी रूरल की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। हाँ सर बिल्कुल, इसलिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, सर देखिए ये क्वेश्चन नाबार्ड, आरआरबी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ है। बिल्कुल सर, नाबार्ड अगर देखा जाए तो एक एज ए डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है। अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है बेटा, सबसे पहले याद रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही आ गया आंसर, मतलब एक नेशनल लेवल का बैंक है जो हमारे रूरल एरियाज को और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे बनाया है। तो ये नॉर्मल बैंक से अलग है? हाँ सर, नॉर्मल बैंकों से ये तो अलग इसकी रहता अपनी है। ब्रांचेस गांव में होती हैं? नहीं नहीं, ब्रांचेस इसके गाँव वगैरह में आपको नहीं मिलेंगी। जनरली इसके ऑफिस वगैरह होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस होता है, ठीक है। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमारा रूरल और एग्रीकल्चर को डेवलप करता है। ओके, मतलब कस्टमर डीलिंग डायरेक्ट नहीं है नहीं, यहाँ? डायरेक्ट हम इसमें नहीं जा सकते। दूसरी बात, इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेके बात करें तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसे बनाया गया था। विद डेट वगैरह भी पूछ लेता है कभी कभी। हेड ऑफिस इसका अगर है तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और अगर
अगर बात करें बच्चों तो इसमें प्रेजेंट में चेयरमैन यादवेंद्र सर बताएंगे, जरा बताइए सर यादवेंद्र सर कौन है इसके, आई थिंक शाहजी जी करके हैं, शाहजी केवी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, शाहजी केवी शाहजी ऐसे करके इसके प्रेजेंट में आई थिंक चेयरमैन के तौर पर वर्क कर रहे हैं, है ना। और अगर नाबार्ड को लेकर बातचीत करें तो बच्चों ये क्या करता है, इसका मेजर जैसे मैंने बताया सर अभी, इनडायरेक्ट वे में रूरल एरियाज को और एग्रीकल्चर को डेवलप करता है। तो सबसे बड़ा काम क्या है, जो हमारे जितने भी ग्रामीण बैंक काम करते हैं गाँव में, तो ये उनको देख रेख करता है, उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल भी यही करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ आरआरबीज जो होते हैं, ग्रामीण बैंक को कंट्रोल करने वाला कौन, तो वो आरबीआई नहीं नहीं है, है। नहीं, Okay, ये सबसे इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, question यस, important ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, तो ये नाबार्ड का रोल बिना है। डिले करे नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आया था कि मिसिंग द टारगेट, जीडीपी टारगेट हम मिस कर रहे हैं, तो इसको लेकर तो आर्टिकल था, तो स्टार्ट करते हैं सर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हुई है, यहां पर ये बातें आ रही हैं, डाटा दिया हुआ है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा राइज बता रहा है पावर प्रोडक्शन में, और लेकिन ये भी कम रहा है फरवरी से, ठीक है। और डिक्लाइन दिखाई दे रहा है माइनिंग में भी, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी आधी हो गई है, ठीक है। और यूज्ड बेस, फ्रॉम अ यूज बेस क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत डिक्लाइन आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट में भी, मतलब हर जगह यहाँ पर डाउनफॉल की बात हो रही है ना। और प्रोडक्शन कंट्रैक्शन हो रखा है थर्ड मंथ इन अ रो, नॉन ड्यूरेबल में भी कमी आ रखी है, तो यहाँ तो सारा बुरा हाल हो रखा है सर। अब यहाँ पर सर हम इस जो है बेसिकली आपके पैराग्राफ में जो है जो निचोड़ निकाल सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो अभी आपसे पूछ सकता है कि भाई जनवरी में जो था प्रोडक्शन ग्रोथ था वो कितना था, तो 5.2% था, और अभी फैब में जो है ये कितना हो गया 2.9। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही जो है हालात कितने बिगड़ गए। अच्छा, ये वही समय है जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो बोलते हैं कि हम टैरिफ लागू कर देंगे, टैरिफ लागू कर देंगे, और उसके बाद से ही 2 अप्रैल की उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी थी। और इसी वजह से जनवरी से ही जो आप बोल रहे हैं कि तुरंत सडन जो है ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कि भाई प्रोडक्शन, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों ने कम कर दिया, लोग जो है शेयर सरेंडर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपना निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ जो है वो बहुत अफेक्ट की है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय आए थे इसलिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। ये आंकड़े स्टूडेंट्स को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक मेजर जो न्यूज है वो कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आगे बढ़े सर। हाँ बिल्कुल। आगे देखते हैं, शार्प डिप आया है रिटेल इन्फ्लेशन में, इतना हो गया था एक साल पहले, इतना था, तो रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है ना, और लोएस्ट हो गया है 2 सालों में। ये सर्टेन है कि सरकार जो है महाकुंभ का फायदा उठाना चाह रही थी सर, लेकिन वो हो नहीं पाया, वैसा मटेरियलाइज नहीं कर पाई, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ जो 6.5% रखी थी जीडीपी की, वो उन्हें कम करनी पड़ी, है ना सर। आपसे मैं सुकेश सर चाहूंगा कि बहुत ही आम आदमी की तरह समझना चाहता हूं मैं कि जीडीपी क्या होती है, और आई थिंक ये इन बच्चों के लिए भी important बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर देखिए, सिंपल वे में अगर हम बोलें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितना उत्पादन किया, वही ओवरऑल आप जोड़ लीजिए, वही हमारा देश का जीडीपी है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे घर में, घर मतलब हमारा भारत है ना, उसकी डोमेस्टिकली बाउंड्री में जो भी हमने बनाया है, ओवरऑल प्रोडक्शन किया, उसकी जो मनी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा जीडीपी हो तो जाता है। उसमें सर्विसेज भी आ जाती सब आ जाता है सर, गुड्स एंड सर्विसेज तो सारी की ये सारी हमारा कैलकुलेशन कौन करता है सर? सर ये अगर हम बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ ही है, वो इसको कैलकुलेट करता है, वही इसके डेटा आपका रिलीज करता है। अभी एनएसओ से मुझे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सर कि कौन जीडीपी कैलकुलेशन बिल्कुल करके बिल्कुल देता है? बिल्कुल सर, ये भी बनता है। और एक बात और याद रखिएगा, चलो जब जीडीपी की बात आ गई तो इसका बेस ईयर भी होता है। इसका बेस ईयर प्रेजेंट में 11 से 12 है, 2011 से 2012 को बेस मानकर हमारे कंट्री में जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। यही सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आया है फरवरी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। तो सर ये आईआईपी भी एनएसओ ही निकालता है। अच्छा, हाँ, ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बताता है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हमारा मतलब क्या चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, डिक्लाइन चल रहा है, तो उसके आंकड़े भी हमारा एनएसओ ही निकालता है। और ये भी एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है जो बताता है कि हमारा इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और सर ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, हाँ सर, ये भी ऐसे बताता ही हूँ। है? एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका भी बेस ईयर 11 से 12 है। ओके। सेम, ये भी ये बहुत question प्यारा important क्वेश्चन बनते बन हैं। सकता है, बहुत करंट से भी जोड़ सकता है वो, क्योंकि न्यूज़ में हमने देखा भी करंट का ही आर्टिकल है, वहाँ पे भी जोड़ सकता है। और यहाँ पे जैसे आप बोले परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये पहले भी आ चुका था सर, याद हाँ, होगा I आपको think शायद। मुझको हाँ कुछ इसमें याद आ रहा है। एक चीज और जी सर सर। जो है बच्चों को आप ऐड करके बताइए जरूर जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये है कि ये WPI की जो हम बात कर रहे हैं, महंगाई की हम बात कर रहे हैं और GDP की हम बात कर रहे हैं, बेस ईयर सर ने बताया 11-12 है। तो अब सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करिए, 10 साल हो गए। जी सर। 2015 में गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि ये बेस ईयर जो है वो 2011-12 रहने वाले बिल्कुल सर। है ना। मतलब ये जो बेस ईयर बनाया गया था ये 2015 में बनाया गया था। ओके। अब उस बात को हो गया 10 साल पूरा, हम 2025 में चल रहे हैं। अब 2025 में सरकार ये डिसाइड करेगी कि अब ये जो WPI है ना, ये जो है वो WPI का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है महंगाई को कैलकुलेट करने का, ये अब चेंज करेंगे 22-23 में। इसके लिए 18 मेंबर एक कमेटी बना दी गई। अच्छा सर। हाँ, 18 सदस्यों की। तो मतलब हर 10 साल में ये चेंज करते हैं बिल्कुल base year। हाँ, 10 ये भी साल में important जो है ये question है। बेसिकली इसके ऊपर सर मैंने सुना है काम चल रहा है, गवर्नमेंट अभी कर रही है इसको, मे बी रमेश चंद कमेटी बनाई है सर अच्छा। इसके लिए। हाँ, रमेश चंद कमेटी रमेश बनाई है, चंद। 18 सदस्यों की एक कमेटी चलिए, है। बहुत और बढ़िया। बहुत जल्दी हो सकता है कि चंद महीनों में हमें ये गवर्नमेंट की तरफ Base से year सुनने को change मिल हो जाए जाए। बिल्कुल, कि update बेस ईयर, अच्छा जहां WPI का चेंज हुआ उसके बाद फिर CPI का भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। और जब इन दोनों का चेंज हो जाएगा तो फिर GDP का बेस ईयर भी वो चेंज वो सब कनेक्ट ऑल है। राइट। तो मतलब ये तो RRB एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो 1-1.5 महीना जो करंट अफेयर आने वाला है। ओके, तो सर परचेज मैनेजर्स इंडेक्स क्या बताता है कि सर, लोग कितना खरीद रहे हैं? नहीं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी हमारा देखा जाए तो ये भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जो सर्विस सेक्टर में हमारा ग्रोथ हो रहा है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। जनरली इसका जो नंबर होता है वो हमारा 50 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 50 से नीचे है तो वो निगेटिव माना जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि 56.3 है, तो ये अच्छा है। मतलब एक तरीके से अच्छा क्या कहें कि Boundary पे है। हाँ बाउंड्री पे ही चल रही है कहानी। तो अब वही समझ लो 6 अंक के तो ऊपर है और बस। S&P भी एक मतलब जी जैसे सर, यही इसका डेटा निकालती है डाटा actually। निकालती हाँ, है। स्टैंडर्ड एंड पुअर। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो Poor रेटिंग होती है। और बाकी GDP वगैरह का जो डाटा है वो अपना NSO निकालता है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि S&P निकालता है इसका परचेजिंग मैनेजर का और GDP का निकालता है हमारा NSO। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आता है कि हमारे सामने इस समय अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है ना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतनी अनसर्टेनिटी हमारे सामने कभी नहीं आई पहले। ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट दिखाई दे रहा है, कंज्यूमर्स जो है ना थोड़े मोटिवेट नहीं दिख रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो कम हो रही है। इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और ग्लोबल एक्सचेंज में भी हम देख रहे हैं कि स्लो मूविंग चल रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए तो आई गेस ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर, सिंपल सी बातें हैं ये तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि हाईएस्ट वेटेज था जिसका 77% IIP में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है सर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाईएस्ट वेटेज होता है IIP में, राइट। 14 ऑफ 23 इंडस्ट्रीज का अगर हम ग्रुप देखें तो उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया था फरवरी में, इस एक साल पहले अगर हम कंपेयर करें तो ये तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट निकल रहा है बस कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मेजर चंक रखता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ जो है वो मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्शन, ये सब की यहाँ पर डाटा ही दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल गुड्स आउटपुट वो भी बढ़ा है और रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स डिमांड एडेड बाय मैसिव राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ी है। सर मैं कैपिटल गुड्स जानना चाहूँगा एज अ ले मैन, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो कैपिटल गुड्स मेरे हिसाब से होता है कोई भी फिजिकल एसेट। तो इकोनॉमिक्स में कुछ अलग होता है क्या कैपिटल? इजी वे में अगर बोलें तो कैपिटल गुड्स आप उन गुड्स को कह सकते हैं जो अदर गुड्स को प्रोडक्शन करती हैं। ओके, जैसे इजी वे में मशीनरी हो गया, है ना। ओके, कोई जैसे आप मान लीजिए कोई मशीनरी किसी इंडस्ट्री में लगाया है, जितनी मशीनरीज वगैरह होती हैं हम वहाँ से दूसरी चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सब एज ए कैपिटल गुड्स ऐसे हैं। बोल सकते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल। मशीन हमारी ओह, कैपिटल इसलिए हाँ capital बिल्कुल, नाम जब भी वो दिया है। कैपिटल वर्ड यूज हुआ है। ओके, हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ओके। जिससे हम और पैसा पैसा कमा सके। तो बिल्कुल। अगर आप अपने मोबाइल का यूज सिर्फ रील्स देखने
के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। योर मोबाइल फोन कैन बी अ कैपिटल गुड्स। अगर आप मोबाइल फोन से पैसे कमाएंगे, अगर आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो वो कैपिटल गुड हो गया। अगर आप कार से खुद घूम रहे हैं तो वो एक नॉर्मल गुड है, वो एज लेकिन ए कंज्यूमर गुड है। जब आपने ओला में उसको कर लिया या तो वो कैपिटल गुड्स है। तो हमारा बोर्ड पेन कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड। क्योंकि हम इससे पैसा कमा रहे हैं। हाँ, जो नॉर्मल यूज हो कंज्यूमर और वो ओके, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बच्चों को सर एक बार तो ये ये फिगर्स जो है जरूर हम बता देते हैं कि क्या क्या जो है कौन सी फिगर इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी जो क्वेश्चन बना सकती है। तो बेसिकली सबसे पहले तो एक ही जो फिगर आपने बताया कि भाई ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितना रोल प्ले कर रहा है आपका 77% का कर रहा है। एंड ग्रोथ वाज लीड बाय मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स और उसके बाद सेमी ट्रेलर्स 8.9%। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट्स जो है 8% हो गया है ना, और बेसिक जो मेटल्स हैं वो 5.8% है। कैपिटल गुड्स का आउटपुट जो है वो एक्सेलरेटेड है टू 8.2% फ्रॉम 1.7% लास्ट ईयर। अब ये जो अकेला जो इस चीज को लीड कर रहा है ना, उसकी वजह ये है कि हाँ कि भाई कैपिटल गुड्स की जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल गुड्स मतलब ये कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हाँ भले ही कंज्यूमर्स के मन में थोड़ी उदासी हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है अभी लेके, क्योंकि हमारा मार्केट और जो इंडस्ट्रियल हाँ हमारी जो डिमांड है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये ना मैं सब काफी आर्टिकल से फॉलो करता आ रहा हूँ कि कंज्यूमर की एपेटाइट स्ट्रांग नहीं है, बट भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है क्योंकि सरकार बहुत तगड़े तरीके से स्पेंड कर रही है। सर आपको 2022 का एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। हम सब लोग उस टाइम पे न्यूज़पेपर बड़े उससे फॉलो करते थे, तो आपको याद होगा कि 22 मार्च को पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, फिर 24 मार्च को 2020 में ओवरऑल टोटल सबके लिए जो है वो कर्फ्यू लग गया था, बंद हो गया था पूरा इंडिया, है ना, लॉकडाउन लग गया था। तो जुलाई के आसपास जो है निर्मला सीतारमण जी जो है वो एक पैकेज लेके आई थी और 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की बात वहां पर की थी, और धीरे धीरे करके वो किया भी था। और हमने देखा था कि फिर दिवाली के बाद से हमारी जो इकोनॉमी अचानक से रिवाइव हो गई थी। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे जा रहा था, वो सब जो है रिवाइव कर गया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, दूरदर्शिता बोल सकते हैं उसकी, कि भाई गवर्नमेंट अगर खर्च करने पर आती है और कोई चीज सोच लेती है, तो भले ही अगर कस्टमर का सेंटिमेंट्स ना भी हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह से देखो बिजनेसेस जो है वो चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सरकार ने बहुत हद तक संभाला हुआ है इकोनॉमी को, क्योंकि अभी जो कंज्यूमर है वो उतना मोटिवेटेड नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो लिक्विडिटी स्क्वीज, ये मतलब भारत में ये सब हो रहा है जबकि लिक्विडिटी स्क्वीज था, यानी कि पैसा नहीं था मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं था, कमी थी, है ना। ये आरबीआई ने आई थिंक डाला है पैसा ना, 1.7 ट्रिलियन की कमी थी, ये डाला है। ओके, हाँ, इंजेक्टिंग इतना पैसा डाला गया है, मतलब इतनी कमी थी और आरबीआई ने इतना पैसा डाल दिया है अभी इकोनॉमी में। हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ना चाह रहा था, मैसिव फाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन सर्च ऑफ हैवन एसेट क्लासेस एंड टू हेज अगेंस्ट अ डेप्रिशिएटिंग रूपी। ओके, तो रूपी की वैल्यू को भी संभालने के लिए ये कर रहे होंगे कि जैसे रुपये की वैल्यू डे बाई डे कम हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे हेवन एसेट्स मतलब ये है कि जैसे हमारे सेफ एसेट्स हो गए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इजी वे में आप ऐसा कह सकते हैं। गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, उसमें मतलब कैश में इन्वेस्टमेंट ना करके, कैश इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और उसे अलग अलग एसेट्स में जैसे हमारे गोल्ड एंड सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूं। तो मतलब मैं घर पे जाके आज मैडम से ये कह सकता हूँ कि लेट्स गो टू बाय हेवन एसेट्स। बिल्कुल सर, यहाँ पे यही ऐसे मतलब है, मतलब कितना मेरे को, मैं आपको तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब समझ के कि कैपिटल, क्योंकि एज अ इंग्लिश टीचर मैं तो कैपिटल गुड्स उतना टेक्निकली नहीं समझ पाया था। जब मैंने इसका डेफिनेशन देखा तो सिर्फ लिखा हुआ था कि भाई एनी फिजिकल एसेट, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कैपिटल गुड्स वो एसेट्स हो गए जिनसे आप पैसा कमा रहे हो, कंज्यूमर गुड्स हो गए। अब यहाँ पर हैवन एसेट्स, अब बताओ ये जो चीजें होती हैं इन्हीं को डिकोड करने के लिए मैंने ये हम लोगों ने सोचा था। पॉजिटिव साइन भी वो दे रहा है इसमें कि हेवन वर्ड का यूज कर रहा है वहां पर वो ये बोल रहा है कि जब इंडिया के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर पैसे की कमी भी है इकोनॉमी में, लेकिन उसके बाद भी जो फॉरेन वाले जो कैपिटल्स हैं वो हमारी तरफ खींची चली आ रही है, सिर्फ हमारी
हमारी उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर भरोसा करके कि भारत सरकार अगर इतनी पॉजिटिव है, आरबीआई अगर इतना पैसा इंजेक्ट कर रहा है, तो फिर वो जो हमारे यहाँ के एसेट, चाहे शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, वो खरीद रहा है, वो उनको हेवन एसेट्स मान के चल रहा है कि भैया इसमें जो है अगर हमारा जो है वो असली फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो विल पावर है वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम सर मैं आपसे सुकेश सर यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि बैंकिंग सिस्टम में 2.18 ट्रिलियन रुपी डाला गया, सिस्टम यूजिंग रुपी डॉलर स्वैप, ये क्या है सर? सर जैसे कि ये क्या सिस्टम है? हाँ सर, रुपी डॉलर स्वैप है, अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। तो इजी वे में सर, स्वैप का मतलब जैसे इंग्लिश में भी हम अदला बदली कहते हैं ना। हाँ, तो बस क्या कर रहे हैं, डॉलर का यूज कम कर रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसा समझिए, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारा आरबीआई, जैसे हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया, अब बाहर का कोई सेंट्रल बैंक है ना, तो उसको हमने, जैसे हमने डॉलर दे दिया, उससे हमने रुपी ले लिया, इस तरीके से है ना। तो या हमने रुपी दे दिया, उससे डॉलर ले लिया, अब हमने रुपी डॉलर एक्सचेंज कर, तो फॉरेन एक्सचेंज आ गया हमारे इंडिया में। अब आफ्टर सम टाइम हमें रिक्वायरमेंट हुआ कि हमें रुपी चाहिए वापस, तो डॉलर वापस दे दिया, उससे रुपी ले और लिया। डॉलर जब हम देते होंगे तो हमें तो बहुत सारा रुपी मिलता होगा। आपने न्यूज़ सर पढ़ी होगी इस दौरान, जब मैं बच्चों को एक बार करंट अफेयर डिस्कस कर रहा था कि अभी हाल ही में जो है $700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब होने वाला है। क्लियर है? हाँ, $700 बिलियन। तो उसमें क्या करेंगे, रुपी लाएंगे वहां नहीं, बेसिकली होता ये है कि जैसे यहाँ पर ये डेप्रिशिएटिंग रुपी की बात हो रही है कि मतलब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वहां पर आरबीआई की, सर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो, नहीं सर, तो आरबीआई की ड्यूटी होती है फॉरेन रिजर्व अपने पास हाँ, डॉलर मेंटेन करने की। क्लियर है? तो अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास तो रुपी के रूप में पैसा था गवर्नमेंट के पास, तो आरबीआई ने वो रुपी जो है $2.18 ट्रिलियन जो ये पैसा है जी, उसके डॉलर्स जो है उसमें कन्वर्ट किए, डॉलर में खरीदा और अपने पास उसे रिजर्व करके रख लिया। अब जब ये डॉलर उसके पास रिजर्व होके रहेंगे तो इससे जो डेप्रीशिएटिंग रुपी है वो डेप्रीशिएट होना रुक जाएगा, वो कम हो कि जाएगा। भाई डॉलर आया है, अब ये डॉलर है, और उसका सीधा सा रीजन ये होता है, सर थोड़ा सा मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसका सीधा सा रीजन ये होता है कि डॉलर जितने ज्यादा हमारे पास होंगे हमारा रुपये उतना स्ट्रांग रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मैं है। पूछना ही चाह रहा था कि ये कैसे होता है। तो मतलब अगर हमारे यहाँ से डॉलर जाता है तो हमारी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, तो डॉलर में कमाना पड़ेगा, यानी कि हमें अमेरिका जाके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सुन लो भाई, डॉलर में नहीं। कमाना, आप ये कह सकते हैं सर, हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा Foreign मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि और उन्हें हम विदेश export में कर बेचना बेचे जा और फिर हमारी डॉलर्स में कमाई होगी। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात और याद आ रही है, सर, मैंने जब भी आर्टिकल में पढ़ा था जब भी कि- हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, हाँ। क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा। डॉलर दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आप अपने कमाए गए रुपी से डॉलर खरीद लो तो उसको एक्सचेंज रेट देना पड़ेगा, बिल्कुल सर। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हो कि डायरेक्ट डॉलर में पेमेंट मिल जाए, बिल्कुल सर। जैसे कि आपके यहाँ क्रूड ऑयल निकल आता है या सोने की खान निकल आती है गांव में कहीं, तो उससे सीधा डॉलर हमें मिल जाएगा। मुझे एक चीज ये भी याद आ रही है कि भारत के जो मतलब इंडियन एम्प्लॉइज जो बाहर काम कर रहे हैं, एनआरआईज जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं वो लोग। हाँ, remittance। फॉरेन रेमिटेंस, इसमें नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। लास्ट पहले पहले भी भी चर्चा बताया। की थी हम। राइट, तो उससे भी हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है, अभी हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और Right. हमारे ये जो अपने एनआरआई भाई बहन हैं वो जितना हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे उतना पैसा ये हमें भेज रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो वही बात दे रखी है कि द सेंटर कैन परहैप्स टेक सोलेज इन द फैक्ट दैट डिस्पाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ग्रोथ टारगेट फॉर द लास्ट फिस्कल बीइंग मिस्ड, इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। टारगेट नहीं मिस हो रहा है बट अभी भी हम फास्टेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी अपना टारगेट बनाया था अभी तक, वो टारगेट भले ही गवर्नमेंट मिस कर रही है, हाँ, लेकिन Government अभी भी achieve हम नहीं कर पा रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाकी सारे देशों के कंपैरिजन में अभी भी अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट चाइना से अच्छी है, अमेरिका से अच्छी है, पाकिस्तान से अच्छी है, मतलब सभी देशों से लगभग हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है। अभी अभी बाकी सब लोग 6% के नीचे, हम लोग 6% के ऊपर ही चलते हैं। चलिए, तो इसी के साथ विल एंड द सेशन, रैप अप द सेशन। इट्स बीन अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और आप लोगों को मैं कहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और इस सेशन को आप मेटिकुलसली फॉलो करिए, क्योंकि इस डिस्कशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, पढ़नी नहीं पड़ेंगी, डिस्कशन के थ्रू चीज़ें याद रहती हैं। यही हमारा पर्पस था। आपके थ्रू एक और चीज मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि इतना बढ़िया सेशन है और 3 फैकल्टीज आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आप इसका फायदा लीजिए। आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए अगर आपको लगता है कि सर हमें जो है ट्रेड डेफिसिट समझ में नहीं आता है, अभी हाल ही में टैरिफ्स के ये प्लान, ये क्या झंझट चल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, या इंग्लिश का ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हमें जो है समझ में नहीं आया, ये आर्टिकल, कोई नया टॉपिक आप जानना चाह रहे हो, कुछ नया टर्म जो है आप समझना चाह रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दीजिए, हम लोग आपको इस सेशन में ये एक तरीके से आपके लिए डाउट क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पर आप कमेंट में चीजें डालो, हम उनको फिर लेकर आएंगे। उसको टेक्निकल एक वर्ड बोलते हैं, फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाएगा कि भाई हम यहाँ से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हम वहां से भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको भी फायदा होने लगेगा। बिल्कुल। चलिए, so with this note, time to bid adieu. Thank you very much, guys. We'll see you next week. Same channel, Khan Global Studies, YouTube channel for bank exam. With me, Vishal Vats, Yadvin sir, and Sukesh sir. Take care. See ya.